नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल से दिल की बात करने 2 दिन की भारत यात्रा पर आज आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बिना किसी औपचारिकता और तय एजेंडे के साथ तमिलनाडु के मामल्लापुरम में होगी अनौपचारिक शिखर वार्ता। रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद के अलावा आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों पर भी होगी चर्चा। बीते 5 साल में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध हुए गहरे। कोमोरोस में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। देश की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए की विदेशों में बसे भारतीय समुदाय की सराहना। कोमोरोस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में जनसभाएं। हरियाणा में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आज होगा जारी। जीएसटी की विस्तृत समीक्षा की तैयारी। राजस्व बेहतर बनाने के सुझावों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों की समिति गठित। लीकेज रोकने, जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों और कर आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में भी समिति देगी सुझाव। दिल्ली एनसीआर के दूसरे हवाई अड्डे हिंडन से पहली वाणिज्यिक उड़ान आज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिए 9 सीटों वाला विमान भरेगा उड़ान। रेलवे ने 50 रेलवे स्टेशनों के विकास और 150 ट्रेनों के निजीकरण के लिए अधिकार प्राप्त समूह का किया गठन। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत होंगे चेयरमैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए तमिलनाडु का मामल्लापुरम पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल से दिल की बात करने 2 दिन की यात्रा पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत पहुंचेंगे। मामल्लापुरम में बिना किसी औपचारिकता और तय एजेंडे के आज से दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता शुरू होगी, जो कल भी जारी रहेगी। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता है, जिसे कूटनीतिक तौर से काफी अहम माना जा रहा है। मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वार्ता के लिए तैयारी जोरों पर है। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत होगी। माना जा रहा है कि दोनों ओर से प्रयास ये है कि अनौपचारिक माहौल में दोनों नेता विश्व के प्रमुख मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कह सकें और एक दूसरे की धारणाओं को समझ और समझा सकें। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मामल्लापुरम की सांस्कृतिक धरोहरों का भी मुआयना कराएंगे। रात में दोनों नेताओं के बीच डिनर पर भी बातचीत जारी रहेगी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। Gives the leaders more time to really discuss the most critical, vital issues. And between India and China at present there are some very critical issues. That what is the future of Asia, what is the future of the region, what will be the future of the relations between India and China. शिखर वार्ता के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाय पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। माना जा रहा है कि वार्ता के दौरान रक्षा से लेकर व्यापार, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अफगानिस्तान और ईरान जैसे मामले शामिल होंगे। वहीं दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बहाली के उपायों पर भी चर्चा होगी। China and India should see each other as positive factors in the changing international landscape. Second is that the development of China and India is an important opportunity for each other. शनिवार को दोपहर बाद चीन के राष्ट्रपति चेन्नई से काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच गुरुवार को दिल्ली में दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच
120 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसका मकसद भारत से चीन में निर्यात बढ़ाने का है। दोनों देशों के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के पहले इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। This conclave here, the finalization, exchange of various agreements and MOUs between the Chinese and Indian companies. दुनिया की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले दोनों देशों में अक्सर प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहती है, लेकिन शिखर सम्मेलन में दोनों ओर से साथ साथ विकास का संदेश देने की कोशिश रहेगी। सभी इस बात को मानते हैं कि यह एशिया की शताब्दी है, लेकिन सभी के जेहन में यह बात भी रहती है कि एशिया की शताब्दी तभी सफल होगी जब भारत और चीन सहयोग करें और टकराव को खत्म करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। भारत चीन अनौपचारिक वार्ता से पहले मां मल्लापुरम के अति प्राचीन स्मारकों को सजाया संवारा गया है। ये स्मारक पल्लवकालीन शिल्पकारों की बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना दर्शाते हैं। तटीय शहर मां मल्लापुरम में चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक को लेकर पूरे शहर को अभेद्य किले के रूप में तब्दील किया गया है। शहर में 800 CCTV लगाए गए हैं, जिनके जरिए सड़कों और अन्य रास्तों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस वक्त मां मल्लपुरम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे रुख करते हैं कृति का। कृति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के विकास और आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को इस वार्ता के जरिए आगे बढ़ाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। जी हाँ अंकिता, देखिए ये दूसरी इनफॉर्मल समिट है भारत और चाइना के बीच में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच में ये जो इनफॉर्मल, जो बिना एक एजेंडे के वार्तालाप होगी और सारे ही मुद्दों पर, चाहे वो रीजनल हो, ग्लोबल हो या फिर बायलैटरल हो। देखिए कुछ मुद्दे बेहद अहम हैं चाइना और भारत के हिसाब से। महज हम बात कर सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में, अगर 2018-19 की बात की जाए तो ये ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $50 बिलियन का था और जानकार मानते हैं कि इस तरह का ट्रेड डेफिसिट अनसस्टेनेबल है दो देशों के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सम्मेलन है इन दोनों नेताओं के बीच में कि किस तरह से भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना में ज्यादा किया जाए। और इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लगातार भारत चाइना के साथ उठाता आया है, वो है मार्केट एक्सेस के बारे में, चाहे फिर वो IT हो या फार्मा हो। उसके अलावा बेहद अहम मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में। लगातार देखिए सरकार कहती आई है और चाइना की तरफ से भी लगातार बात हो रही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा कैसे हिस्टोरिकल टाइज हैं, जो कल्चरल टाइज हैं और जो ट्रेड टाइज हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए चाइना और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उनका असर सिर्फ बायलैटरल या रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट बनाता है। तो इस लिहाज से न सिर्फ भारत और चाइना के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बेहद अहम संदेश है। जी अंकिता। बिल्कुल कृति, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 2 अफ्रीकी देशों के दौरे की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कोमोरोस में पहुंच चुके हैं और कल उन्होंने कोमोरोस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध गहरे हुए हैं और भारत सरकार के लिए अफ्रीका फोकस महाद्वीप है। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए कोमोरोस में बसे भारतीय समुदाय की सराहना भी की। इतना सुदूर इलाके में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोमोरोस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 5 साल के दौरान भारत अफ्रीका के संबंध बेहद गहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीका भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में शामिल है। उपराष्ट्रपति ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफिक डिविडेंड के अलावा देश की विकास गाथा लिखने वाला चौथा D बताया और देश की विकास यात्रा में साझेदार बनने की अपील की। 3 Ds, which are democracy, demand and demographic dividend, are scripted India's history. Indian diaspora is the 4th D in the picture. All of you
have a role in the development of our country. We want you to join India's journey towards growth and prosperity. My dear sisters and brothers, Africa has been accorded top priority by Government of India and declared as a focus continent of our relations with Africa has intensified in the last 5 years. An unprecedented 32 ongoing visits have taken place at the level of President, Vice President and Prime Minister. Something unheard. 32 countries of Africa has been visited by Indian leadership. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया। It is indeed a great pleasure to be here in Africa, where Mahatma Gandhi lived for more than 20 years and drew sustenance to fight against discrimination and colonial domination with nothing but truth and non-violence as his weapons. Gandhi ji was an inspiration to all mankind, and he has spent more than 2 decades. It was also South Africa that he came across discrimination, apartheid and gross injustice being perpetrated on human beings. As we pay tribute to Mahatma on his 150th birth anniversary, we should not forget the moment that was this soil, Africa, which gave the nourishment and inspiration and made Mohandas Karamchand Gandhi as Mahatma Gandhi. That is the importance of this place. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत में सरकार की ओर से उठाए जा रहे विकास के कदमों का जिक्र किया। साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए कोमोरोस के भारतीय समुदाय की सराहना भी की। कोमोरोस से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। इससे पहले 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कोमोरोस की राजधानी मोरोनी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भव्य स्वागत किया गया। मोरोनी एयरपोर्ट पर कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी ने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अगवानी की। इस मौके पर कोमोरोस और मेडागास्कर में भारत के राजदूत समेत कई गणमान्य हस्तियां भी वहां पर मौजूद थी। उपराष्ट्रपति को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति आज कोमोरोस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और इसके बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कोमोरोस की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोमोरोस संघ की असेंबली के अध्यक्ष अब्दू ओसेनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। सिएरा लियोन की राजधानी क्रीटाउन जाने से पहले उपराष्ट्रपति कोमोरोस की संसद को संबोधित भी करेंगे। और अब बात करते हैं चुनावी रण की। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दल बेरोजगारी, कृषि संकट और कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल 5 साल के कामकाज गिना रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ते जा रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रेवटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा हरियाणा के नेताओं के साथ साथ पन्ना प्रमुखों और बूथ प्रमुखों से मुलाकात कर उन्हें चुनावी जीत का मंत्र देंगे। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने इस बार 75 पार का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मनोहर लाल खट्टर पानीपत, करनाल, यमुनानगर और अंबाला सिटी में रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र कमेटी ने पार्टी का वादा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस हाईकमान ने भी 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार घोषणा पत्र पर अपनी मुहर लगा दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मौजूद रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि हरियाणा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुल 19,578 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर मतदान के लिए वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। सुनील अरोड़ा ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हर चीज को बर्दाश्त, बोनाफाइड कोई एरर हो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा कि देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिकॉज द ऑफिसर्स आर सपोज्ड टू बी लाइक अंपायर्स, नॉट द टीम प्लेयर्स, so then commission will not hesitate to take very harsh action, as has been taken on in many cases in the past during the Lok Sabha also and various state assembly elections. और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीपू, जिस तरह से यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो आम जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। आपने ठीक कहा, अगर हरियाणा की हम बात करें तो चुनावी बिसात यहां पर पूरी तरीके से बीत चुकी है। तमाम बड़े दिग्गज नेता आज यहां पे जनसभाएं संबोधित करेंगे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, जेपी नड्डा हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नारायणपुर अंबाला में आज जनसभा होगी, तो काफी उत्साह मतदाताओं में भी है। उसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो आज चंडीगढ़ में तकरीबन 12 बजे कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसमें तमाम लोक लुभावन वादे किए जाने की संभावना है। जहां तक जो कर्ज माफी का सवाल है, उसमें 24 घंटे के अंदर कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करने का एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है। उसके अलावा पेंशन योजना को भी विस्तार दे सकती है। तो इस वक्त हम यहाँ पे, अगर आपने पलवल की अगर हम बात करें तो पलवल में 3 विधानसभा सीट है, हथिन, होडल और पलवल। यहाँ पर भी त्रिकोणीय लड़ाई है। INLD, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। तो मतदाताओं में भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने वोट के मताधिकार के लिए भी काफी उत्साह देखा जा रहा है हरियाणा में इस बार। तो फिलहाल जो चुनावी जो समर है वो अपने चरम पे है। तमाम बड़े नेताओं की यहाँ पे रैली होगी। फिलहाल देखने की बात है कि यहाँ का जो एक लोकतंत्र का ये पर्व है ये किस ओर जाता है। अंकिता जी बिल्कुल, तो बीजेपी ने यहाँ पर 75 पार का नारा दिया है, तो वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है सत्ता पक्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज महाराष्ट्र के विदर्भ में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमरावती में विधानसभा की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। अमित शाह आज महाराष्ट्र में बुल्ढाना, वाशिम और मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। मेलघाट जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक प्रभुदास भिलवेकर की बजाय रमेश मावस्कर के रूप में नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। मावस्कर को एनसीपी प्रत्याशी केवल राम काले के खिलाफ उतारा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल महाराष्ट्र के सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद और लातूर जिले में चुनाव प्रचार किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने विपक्षी दलों को निशाने पर भी लिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के देश से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार NRC लाना चाहती है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 के मसले पर कांग्रेस और एनसीपी को घेरा। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अमरावती नगर के दशहरा मैदान में शिवसेना के 3 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना ने बडनेरा से प्रीति बंद, तौसा से राजेश वानखेड़े और अचलपुर से सुनीता फिस्के को टिकट दिया है। इनके लिए उद्धव ठाकरे जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवारों से सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस के लिए बागी उम्मीदवार बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 2 पूर्व विधायक को निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन 4 बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया है जिन्होंने अपने नामांकन वापस नहीं लिए थे, जहां पहले से ही बीजेपी या उसके सहयोगियों के उम्मीदवार हैं। और रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। सरकार ने जीएसटी संग्रह और इसके प्रशासन को दुरुस्त करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि समिति विस्तृत सुधारों पर विचार करेगी ताकि सुझावों की व्यापक सूची सामने आ सके। समिति के गठन की शर्तों में दुरुपयोग रोकने के उपायों और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के कदमों समेत जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों के बारे में सुझाव देना शामिल है। समिति को टैक्स आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में भी सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कानून में नीतिगत उपायों और संबंधित बदलावों की जरूरत है। आदेश में कहा गया है कि समिति 15 दिनों के भीतर जीएसटी सचिवालय में पहली रिपोर्ट सौंप देगी। केंद्र सरकार ने अवैध हथियारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित नए कानून में ऐसे मामले में दोषी साबित होने पर आजीवन तक की सजा का प्रावधान है। मसौदा संशोधन विधेयक के मुताबिक नए ड्राफ्ट में हथियारों की तस्करी, हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे की तस्करी और संगठित अपराध के लिए अलग अलग सजा का जिक्र है। पीटीआई ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक सरकार की योजना आर्म्स एक्ट के मामलों में दोगुनी सजा का प्रावधान करने की है। उन्होंने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र या अगले बजट सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। तकरीबन 8 महीने के इंतजार के बाद अब हिंडन एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पहली विमान सेवा आज से शुरू होने जा रही है। पहला विमान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरने वाला है। पिथौरागढ़ के लिए 9 सीटों वाला विमान आज यहां से उड़ान भरेगा। वहीं नवंबर में हिंडन से शिमला और कर्नाटक से हुबली के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी। इसी साल 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत हिंडन एयर सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया था। रेलवे ने 50 स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के साथ विकसित करने और 150 ट्रेनों का परिचालन समयबद्ध तरीके से निजी ऑपरेटरों को सौंपने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सचिवों का एक कार्यबल गठित किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इसके अध्यक्ष होंगे। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव को कुछ दिन पहले पत्र लिखकर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक प्राप्त समूह के गठन का प्रस्ताव किया था। इसके बाद यह आदेश आया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आर्थिक मामले विभाग और आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के सचिव और वित्तीय आयुक्त रेलवे भी अधिकार प्राप्त समूह का हिस्सा होंगे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। उनका जन्म 1902 में आज ही के दिन बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक हुए तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जेपी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने विचारों से देश की दिशा तय की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेपी जेल भी गए। उनके आह्वान पर बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में फैल गई। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि आज़ादी के बाद की केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान तो दिया ही, आज़ादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा में भी अतुलनीय भूमिका निभाई है। उनका त्याग और समर्पण हम सब के लिए श्रद्धा प्रेरणा स्रोत रहेगा।
जयप्रकाश जी के जीवन देख करके हर सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि उनके जीवन में सफलता विफलता अविरत चलती रही। हर 2 साल 3 साल के बाद नया टकराव, नया संघर्ष। उस उम्र में उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भारत रत्न और मशहूर समाज सेवक नानाजी देशमुख की भी आज जयंती है। नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के परभनी जिले में एक छोटे से गांव कंदौली में 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था। नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख की जयंती पर नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने गांवों और किसानों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।